मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में मानव स्वास्थ्य हेडिंग को लिया था और मानव स्वास्थ्य में हमने पीने योग्य जल के गुण, दूषित जल के दुष्प्रभाव और दूषित जल से होने वाले जो रोग थे, जीवाणुजन्य, प्रोटोजोआजन्य, विषाणुजन्य, कृमिजन्य, उनके बारे में बात की थी। इससे आगे बढ़ते हुए हमने मोटापे को भी पढ़ा था। मोटापे में भी एक मैंने कल थोड़ा करेक्शन आप कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। मैंने 30 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिखवाया था आपको। इसके स्थान पर क्या होता है, 30 किलोग्राम हो सकता है मेरे से करेक्शन हो गया, और अगर सही है तो अच्छी बात है। मीटर स्क्वायर होता है, क्यूब की बात यहाँ पर नहीं की जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोई बात है तो करेक्शन में ले लेना। आगे बात करता हूँ मैं। मोटापे के बाद हमने बात की थी रक्तचाप की लेकर। थोड़ा सा मैंने कल उसके बारे में बताया था, रक्तचाप के बारे में, लेकिन मैंने डिटेल से उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया था। आज हम बात करेंगे रक्तचाप को लेकर। कल भी थोड़ी सी बात की थी लेकिन हमने लिखवाया कुछ भी नहीं था आपको, तो हम बात करते हैं रक्तचाप। परिभाषाएं शायद मैंने नहीं लिखवाई होगी, और लिखवा दी है तो अच्छी बात है। रक्तचाप या इसको रक्त दाब भी कहते हैं। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर इंग्लिश की अगर बात करूं तो। मैंने कल भी बताया था कि रुधिर के द्वारा रुधिर वाहिनियों पर और रुधिर वाहिनियों में मेनली जो वाहिनी है उसकी बात करूं तो धमनी पर, या मैं कह दूं धमनियों पर, रुधिर वाहिनियों पर लगाया जाने वाला दाब ही रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब कहलाता है। ये बात मैंने कल परिभाषा के रूप में बता भी दिया होगा, और नहीं लिखवाया तो आप नोट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। रुधिर के द्वारा रुधिर वाहिनियाँ, अब रुधिर वाहिनियाँ पूछ ले तो आपको 3 प्रकार की होती है, मैंने पहले भी बताई थी। फर्स्ट बात करूं तो धमनी, जो हमने 9th में पढ़ी है। सेकंड की बात करूं तो होती है शीरा, और थर्ड की बात करूं तो वो होती है आपकी लसिकाएं। ये बातें थी आपके रुधिर वाहिनियों की। लेकिन इनमें से मेनली जो रुधिर वाहिनी यानी धमनी के सिरों पर जो दाब आता है वही रक्त दाब को बढ़ावा देता है। मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि जो जनरली, या फिर मैं कह दूं वयस्क जो प्राणी होता है, वयस्क प्राणी या वयस्क मानव की बात करूं तो उनका जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है, 122/80 mmHg मिली माइक्रो हीमोग्लोबिन के इक्वल होता है। हाईएस्ट रेंज जो होती है 120 होती है, और लोवेस्ट रेंज जो होती है वो 80 होती है। क्लियर है? अब रक्त जो चाप होता है वो रक्त दाब एक सामान्य स्थिति में कैसा बना रहता है, या किन किन उपायों के कारण या किन क्रियाओं को करें
नियत या फिर मैं कह दूं दैनिक दिनचर्या में किन क्रियाओं को शामिल करें जिससे जो रुधिर दाब है या रक्तचाप है वो नियत बना रहे, ना ऊपर के स्तर को छुए और ना नीचे के लिए। मान लीजिएगा अगर 120 से ऊपर निकलता है तो वो अति रक्तचाप कहलाता है। जनरली 5 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनसे भी लगातार हाई बना रहता है तो वो क्या कहलाता है? हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है या फिर अति रक्तचाप कहते हैं हिंदी में। और यदि 80 से लो हो जाता है या नीचे की ओर होता है तो इसे अपन कहते हैं निम्न रक्तचाप। डायलोस्टिक और सिस्टोलिक दो प्रकार के ब्लड प्रेशर देखे जाते हैं। पूछ ले रक्तचाप तो रक्तचाप का मापन यंत्र या फिर कह दूं मापक यंत्र, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। कहा जा सकता है रक्तचाप मापी, या इसी का दूसरा नाम भी है स्पाइमो भी लिखा हुआ मिलता है, स्पाइगो या स्पाइमो मैनोमीटर। स्पाइगो या स्पाइमो दोनों वर्ड भी सही है। स्पाइगो मैनोमीटर इंग्लिश वर्ड है ये थोड़ा। स्पाइमो या स्पाइगो दोनों वर्ड ही सही है। स्पाइगो मैनोमीटर जनरली ज़्यादातर यूज में लिया जाने वाला वर्ड है, लेकिन कुछ किताबों में इस प्रकार की चीज़ें भी आपके सामने आएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्पाइमो मैनोमीटर या स्पाइगो मैनोमीटर दोनों एक ही बात है। आपने कई बार देखा होगा किसी का रक्तचाप मापन करने के लिए अपनी जो भुजा होती है, इस भुजा में यहाँ पर एक पट्टे साइज जो संरचना होती है उसको लपेटा जाता है और उसके बाद वैसे दो प्रकार का होता है, एक तो पारे वाला रक्तचाप होता है और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आए हैं वो काफ़ी एडवांस आ गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो स्पाइगो मैनोमीटर यानी जो पारे वाला, जो जिसमें आपने देखा होगा हल्की छोटी सी गेंद होती है और उस गेंद के साथ वो बराबर बराबर संकुचित करता रहता है और इस प्रकार से पारा एक स्केल के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है। यही एक असली या फिर मैं कह दूं अच्छा मापक तरीका है। लेकिन जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में एक कैलकुलेटिंग घड़ी का जो उपयोग किया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छे नंबर्स नहीं देती है, लेकिन ज़्यादातर उपयोग आजकल उनका किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। रुधिर के द्वारा रुधिर वाहिनियों या धमनियों पर जो लगाया गया दाब होता है वो क्या कहलाता है? रक्त दाब होता है। रक्त दाब जो जनरली होता है वयस्क प्राणी में वो 120 टू 80 mmHg के इक्वल होता है। अति रक्तचाप कब होता है? जब 120 से, अब देखो इनमें भी क्या होता है कि 120 टू 100 के इक्वल होता है तो भी ये नॉर्मल कहलाता है, और 80 टू 60 कह दूं या फिर इनके अगर बीच के रेशियो में रहता है तो भी ये नॉर्मल रहता है। लेकिन इससे नीचे जब चला जाता है तो थोड़ी परेशानी वाली बात बनती है। हाई थोड़ा बहुत ज़्यादा समस्या करता है। लो में तो क्या होता है, फिर भी अपन किसी प्रकार के एनर्जिक डोज का उपयोग करके वापस इसको लेवल पर लिया जा सकता है। लेकिन हाई में थोड़ी अपने शरीर में जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अपने जितने ऑर्गन्स हैं, जो मेनली ऑर्गन, चाहे लीवर है, चाहे ब्रेन है, चाहे हार्ट है, इन सब पर काफ़ी तेज़ी से इफेक्ट आता है। लोअर में भी आता है, लेकिन हाई में थोड़ा ज़्यादा, और ये अपने ऑर्गन्स को क्या करता है? डैमेज करता है। नेगेटिव इफेक्ट इनसे ज़्यादा देखा जाता है। नॉर्मल तो देखो, लो तो होने का थोड़ा कई बार रीज़न हो जाता है कि समय पर अपन भोजन नहीं कर पाते हैं या फिर किसी प्रकार की एनर्जी में अपनी कमी आ जाती है, ज़्यादा थकावट हो जाती है, इसमें देखने को मिल सकता है। अब आपसे बात करें कि जब ये हाई ब्लड प्रेशर है इसको कम कैसे किया जाए, इसके लिए क्या क्या उपयोग किया जाए या क्या उपाय किया जाए, तो उसके बारे में बात करता हूँ आपके साथ।
तो आगे की जो हेडिंग बनाएंगे अपन, रक्तचाप, अति रक्तचाप कह दूं, रक्तचाप तो होता ही है, अति रक्तचाप से बचाव के उपाय, या फिर मैं कह दूं कि सामान्य बनाए रखने के लिए, जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक लेवल पर बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। एक तो पहली चीज जो है वो आपको नियमित रूप से प्रतिदिन व्यायाम पर नियमित रूप से प्रतिदिन व्यायाम किया जाए। फर्स्ट जो रहेगा अपना वो नियमित रूप से क्या होता है, प्रतिदिन व्यायाम किया जाए। दूसरा जो होता है पर्याप्त मात्रा में फल व सब्जियों का सेवन किया जाए। और तीसरा जो मानसिक तनाव है उसको थोड़ा कम करें। जो स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव की, जब कभी कभार अपन कोई किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं या फिर तनावग्रस्त हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर पर काफ़ी इफेक्ट आता है। तो तीसरी जो मैं बात करूंगा वो रहेगा मानसिक तनाव को कम करें। ये मुख्यतः जो बातें रहती है वो ब्लड प्रेशर से बचने के उपाय हैं। इन पर आपको काफ़ी, वैसे देखो कोई बड़ी बातें नहीं है, जनरल बात है। व्यायाम प्रतिदिन आपको एक शेड्यूल के साथ बात करनी चाहिए। फल और सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए और उसके साथ साथ आपका जो स्ट्रेस है उसको भी थोड़ा कम करें, तो रक्तचाप या फिर मैं कह दूं हाई रक्तचाप चाहे लो रक्तचाप है उनसे बचा जा सकता है। ये बात हुई। आगे मैं बात करता हूँ नशीले पदार्थ। अगली जो हेडिंग रहेगी अपनी वो रहेगी नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ होता क्या है कि कई बार, ज़्यादातर ये जो देखा जाता है, ये जैसे ही मैच्योर्ड फेस आती है, मैं कह दूं वयस्क अवस्था आती है अपने में, या फिर युवा अवस्था जैसे ही आती है, थोड़ी समझ डेवलप होती है, और ये आजकल पढ़े लिखे इंसानों की काफ़ी बड़ी बुरी आदत बनती जा रही है कि कुछ साथियों के कारण या फिर आनंद के किसी भ्रम में, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि नशों का सेवन करने से या फिर नशा करने से आनंद उत्पन्न होता है। कई लोग अपने साथियों के बहकावे में आकर इस प्रकार का कार्य कर बैठते हैं। तो नशीले पदार्थों का जो सेवन होता है उसमें आजकल जो देखा जा रहा है, ज़्यादातर
गुटखे के बारे में, तंबाकू, इसके साथ साथ अल्कोहल और ये है ही, लेकिन मुख्य तौर पर जो युवा प्रवृत्ति में धूम्रपान जो स्मोकिंग की श्रेणी में आता है, इन पर काफ़ी, और वो भी शिक्षित वर्ग थोड़ा ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। तो हम नशीले पदार्थों में बात करते हैं तो होता क्या, पूछ ले नशीले पदार्थों का सेवन क्यों किया जाता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, साथियों के ज्ञान से, या फिर आनंद के भ्रम में, या फिर मानसिक तनाव को कम करने के लिए लोग या फिर व्यक्ति नशे का या नशीले पदार्थ का सेवन करता है। हम नशीले पदार्थ में सबसे फर्स्ट जो लेंगे वो लेंगे गुटखा। गुटखा, सबसे पहले बात आती है गुटखा होता क्या है, इसमें क्या क्या मटेरियल होता है। तो देखो मैं बात करूं तो गुटखे में एक तो कत्था पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है इसमें चूना, तीसरा सुगंध बनाई जाती है, इसको सुगंध को, है ना, नेचुरल सुगंध नहीं होती है। आगे की बात करूं तो इसमें होता तंबाकू। ये मुख्य चीजें पाई जाती है, सुपारी भी होती है थोड़ा बहुत। गुटखे की बात कर रहा हूं, गुटखे में जो मेन चीजें होती है उनकी बात की मैंने, कत्था होता है, चूना होती है, सुगंध होती है, और ये भी निर्मित की गई सुगंध होती है, नेचुरल सुगंध नहीं होती है, केमिकल बेस पर इसको बनाया गया होता है सुगंध। फिर बात आती है तंबाकू, और फिर होता है सुपारी। ये गुटखे में मेन कंटेंट होते हैं। क्लियर है? आगे बात करता हूं गुटखे को लेकर। गुटखे के सेवन से मुख का कैंसर या मुख के या मुख से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। गुटखे के सेवन से मुख का कैंसर या फिर मुख से संबंधित जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एक ऐसा ही रोग है जिसका नाम आपने सुना भी होगा, सब म्यूकस फाइब्रोजिनेसिस या फाइब्रेसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग में क्या होता है कि जो म्यूकस होता है अपने मुख में, जो लार या फिर श्लेष्मा जो होता है, म्यूकस जो होता है, वो म्यूकस निर्मित होना थोड़ा कम हो जाता है, और मुख जो होता है वो थोड़ा सूखा सूखा महसूस होता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो जबड़े के दोनों ओर की जो मांसपेशियां हैं इनको क्या करता है, जकड़न उत्पन्न करता है, जो शिथिलता को बढ़ावा देती है, यानी मांसपेशियां शिथिल या फिर मैं कह दूं कमजोर या आलसी हो जाती है, और ये पूरे मुख को खोलने में थोड़ी परेशानी देती है। और आपने अपने परिवेश में चारों ओर इधर उधर जो गुटखे का सेवन करता है उसको कभी ऑब्जर्व किया भी
होता क्या है कि ऐसे लोगों में जो लंबे समय से गुटखे का सेवन कर रहे हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में करते आ रहे हैं, उन लोगों में क्या होता है कि जो मुख भोजन का जो निवाला होता है वो भी थोड़ा मुख में लेने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार मैंने भी ऐसे प्राणियों को देखा है जिनमें गुटखे के सेवन के कारण जो निवाला होता है वो भी मुंह में नहीं जाता है, उसको भी थोड़ा पीछे से पुश करना पड़ता है, उसके बाद भोजन जाता है। यानी मैं कह दूं कि मुंह जो होता है वो खुल नहीं पाता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग जो होता है वो फाइब्रिन तंतुओं से संबंधित है। इसका नाम सब म्यूकस का मतलब जो श्लेष्मा स्रावित होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो फाइबर होते हैं वो फाइबर भी क्या होते हैं, खुल नहीं पाते हैं, जिससे मैं कह दूं कि मुख का जकड़न देखा जा सकता है। इस रोग के लक्षण अगर पूछ लें तो आप ये लिख सकते हैं, रोग के लक्षण अगर आपसे पूछ लें तो आप ये लिख सकते हैं। पहला, श्लेष्मा निर्मित या निर्माण एक ही बात है, निर्मित कम होता है, या फिर मैं कह दूं म्यूकस निर्मित कम होता है। और सेकंड जो बात करूं मैं आपके साथ, वो कौन सा भाग है भाई, दूसरा जो भाग है वो ये कहता है कि मुख की जो मांसपेशियां हैं या फिर कह दूं जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे क्या होता है, मुख जो होता है पूरा खुल नहीं पाता है अपना। और ये सारे के सारे जो लक्षण है वो किसके हैं, सब म्यूकस। पूछ ले किस कारण होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिनेसिस रोग, तो गुटखे के अत्यधिक सेवन से होता है। और गुटखे के अत्यधिक सेवन से मुख का या फिर ये जो भाग का जो कैंसर देखा जाता है वो इसी का ही परिणाम होता है। एक बार फिर समझ लें, गुटखे में क्या होता है, कत्था, सुपारी, चूना, ये सारी चीजें हमने बात की है। तंबाकू, इनके सेवन से क्या होता है, मुख का कैंसर और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और इनके कारण होने वाला जो रोग है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपका बात। आगे बात करता हूं मैं आपके साथ। दूसरी जो बात होती है वो है आपका दूसरा नशीला पदार्थ, तंबाकू। तंबाकू तंबाकू इसको निकोटीन भी कहते हैं कई लोग। निकोटीन एक प्रकार का एल्केलॉइड है। सबसे पहली बात यहाँ पर डेवलप होती है कि तंबाकू जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है या किस पादप से प्राप्त होता है। तो अपन कभी उच्च अध्याय में या उच्च क्लासों में हम पढ़ेंगे पादप कुल, और पादप कुल में एक कुल आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का ही धतूरा होता है और सोलेनेसी कुल का ही क्या होता है, तंबाकू होता है। इस कुल का सदस्य है एक निकोटीन टूबेकम, टूबेकम भी कहते हैं, टूबेकम भी कहते हैं, निकोटीन टूबेकम। ये एक पादप का नाम है। निकोटीन या निकोटीन या टूबेकम एक ही बात है, दोनों चीज़ों से कंफ्यूज नहीं हो। हिंदी लैंग्वेज थोड़ी की विचित्र हो सकती है क्योंकि उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो इंग्लिश का कुछ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के द्वारा और भिन्न भिन्न शिक्षकों के द्वारा भिन्न भिन्न किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में सभी का वर्ड एक ही होता है, निकोटीन टूबेकम। सोलेनेसी कुल का सदस्य है ये।
और आपसे ये पूछ ले तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो निकोटीन नामक का एक एल्केलॉइड होता है, वो मात्र इसमें पाया जाता है। निकोटीन या निकोटीनिया इस प्रकार का एक एल्केलॉइड होता है जो किस में पाया जाता है भाई? तंबाकू में पाया जाता है। अगला लिखते हैं अपन, देखो तंबाकू का उपयोग इस पादप की पत्तियों का चूरा होता है, उसे ही अपन तंबाकू कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तंबाकू का उपयोग चिलम, बीड़ी, सिगार, हुक्का आदि के रूप में किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने 2-4 चीज़ें आपके साथ साझा की। एक तो चिलम, बीड़ी, सिगार और हुक्का, इनके रूप में केस का उपयोग किया जाता है मुख्यतः तंबाकू का। इसके अलावा गुटखे में तो मैंने अभी बात की ही थी। इससे भी क्या होता है, अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो वो तो मुख के कैंसर को बढ़ावा देती है, मुख के कैंसर को। अगर आप चिलम, बीड़ी या फिर होका या इनका उपयोग करते हैं तो यह क्या करते हैं, श्वसन संबंधी कैंसर को निर्मित करते हैं। श्वसन से संबंधी, बीड़ी सिगरेट भी हो सकती है, ध्यान रखना। श्वसन से संबंधित तो जो होती है कैंसर, उनको, और ये क्या करती है, अपनी जो वायु कूपिकाएं होती हैं, एल्विलाई जिन्हें कहा जाता है, इनको क्या किया जाता है, इफेक्ट किया जाता है। और इनमें जो प्रसारण की जो क्षमताएं होती है O2 और CO2 को लेकर, उनमें थोड़ा क्या आ जाता है, शीतलता आ जाता है। और जो लंग्स के आवरण के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, यानी मैं कह दूं फुफ्फुसा आवरण जो द्रव्य होता है, उसको क्या किया जाता है, थोड़ा ब्लर कर दिया जाता है, जिससे इस प्रसारण या फिर विनिमय में काफ़ी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। आपने कई बार अपने टीवी में ये ऐड देखा होगा जिसमें लंग्स को निचोड़कर ब्लैक ब्लैक कुछ डार निकाला जाता है। वो सादा स्मोकिंग के कारण, या फिर मैं कह दूं चिलम और ये सारे स्मोकिंग के अंतर्गत ही आते हैं। धूम्रपान जिन्हें कहा जाता है, तंबाकू मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। देखो आपको पता ही है कि ये सारे श्वसन से संबंधित मानसिक तनाव भी डेवलप करते हैं। और मुख्य रूप से जो एल्केलॉइड है वो निकोटीन है, और पादप कौन सा है, सोलेनेसी कुल का निकोटीन टूवेकम नामक पादप में ये इस प्रकार का। क्लियर है? आगे बात करता हूं मैं अगले, तंबाकू के बाद बात करूं तो बात आती है अपनी मदिरा को लेकर। मदिरा मंदिर नहीं है, थोड़ा विशेष ध्यान देना। मदिरा का मतलब होता है शराब से। देखिए हम बात कर रहे थे मानव स्वास्थ्य को लेकर, और मानव स्वास्थ्य में हमने सबसे पहले किसको लिया था, दूषित जल के दुष्प्रभाव और पीने योग्य जल के गुणों की बातें की थी। उसके बाद हमने किसको दिया, जो दूषित जल के कारण जो रोग देखे गए थे उनके बारे में, और नारू और बाला रोग की बात मैंने बहुत डिटेल से की थी। फिर मोटापा पड़ा था बॉडी मास इंडेक्स के रूप में। फिर हमने जो बात की थी वो रक्तचाप की बात की थी, और फिर नशीले पदार्थों में हम आ गए थे, और नशीले पदार्थ में गुटखा सबसे पहले पड़ा था। सब म्यूकस फाइब्रोजिनेसिस जो रोग होता है वो गुटखे के कारण होता है। तंबाकू पड़ा था फिर हमने, और अब जो हम बात कर रहे हैं मदिरा की बात कर रहे हैं। हेडिंग लगा दी होगी आपने,
मदिरा। इससे पहले मैं आपको एक और फिर बता दूं कि तंबाकू के सेवन से दुष्प्रभाव पूछ ले आपसे, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव पूछ ले आपसे कि तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव, तो आप लिख सकते हैं। वैसे चीजें वही हैं जो घूम फिर कर आपके साथ साझा हो रही है। पहला, मुख, गला, फेफड़े या फेफड़ों का कैंसर। पहला दुष्प्रभाव क्या है? मुख, गला, फेफड़ों का क्या होता है भाई? कैंसर होता है। दूसरे की अगर बात करूं तो लिख सकते हैं अपन, जो रक्तचाप होता है वो उच्च हो जाता है। यहीं लिख देता हूं मैं, रक्तचाप उच्च हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको पता ही है मानसिक संतुलन होता है वो खो देते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो जीभ जो होती है अपनी वो कड़ी हो जाती है। कड़ापन या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो नहीं होती उसमें, कड़ापन, ये आदि जो है इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन मदिरा को लेकर। मदिरा की बात करेंगे। शराब, जो शराब है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग इसका ज़्यादातर सेवन करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का दुष्प्रभाव है और नहीं करना चाहिए। इसमें अपने जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं वो लीवर पर होता है। और लीवर, एक तो फैटी लीवर पर, यानी वश्य यकृत रोग होता है। और लीवर अपना एक फंक्शनल यूनिट है अपने शरीर में। तो अपन जो मदिरा है इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।